क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण क्या होते हैं? जो किसी भी व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में जो खा है ये व्यंजन का दूसरा वर्ण है। अगर चा की बात करें व्यंजन का पहला वर्ण है। माँ की बात करें व्यंजन का क्या है? पांचवा वर्ण है। पा, फा, वा, भा, मा। तो अब ये पांचवा वर्ण मिल रहा है यानी ये घोष वर्ण है। अगर ठा की बात करें तो व्यंजन का दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन होते क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन सी होती है? आपको पता है ये वाला सा, इस तरीके से सा और ये वाला सा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर अगर आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपसे पूछना है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, देखो ये ए वाले ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन है, बी वाले में ऊष्म व्यंजन है, और सी की बात करें ये भी ऊष्म व्यंजन है, हा ऊष्म व्यंजन है, ला की बात करें तो ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ला कैसा व्यंजन है आपको पता है? या, रा, ला। तो या ला की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आप प्यारे साथी कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ला कैसा व्यंजन है? आपको याद रखना है कि ला अंतस्थ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा ता वर्ग का व्यंजन है? तो ता वर्ग में क्या आते हैं? तो ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा और ना आता है। तो यहाँ पर आप देखो कि कौन सा ता वर्ग में नहीं आता है। देखो ता वर्ग में ता है, था भी आता है, ठा नहीं आता है, खा नहीं आता है और मा नहीं पा नहीं आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ता वर्ग का व्यंजन है? तो ता वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ता, था, दा, धा, ना, ये क्या है? आपके ता वर्ग के व्यंजन है। तो ता वर्ग में क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही रूप से लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अधर्म सभी में एक तरीके से लिखा गया है। किसी एक शब्द जो है किसी एक ऑप्शन में अधर्म सही लिखा है, तो वो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी वाले ऑप्शन में अधर्म सही आ रहा है, यानी चौथे का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अनुक्रम सभी में लिखा है और किस तरीके से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अनुक्रम की बात करें सही रूप से अगर बी वाला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें सही तरीके से लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद है। अब पवित्र है तो पवित्र अयादि संधि है, तो यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका हो जाएगा पो प्लस इत्र, यानी आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस इत्र है, यानी अयादि संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मनोयोग। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका मना प्लस योग हो जाएगा, तो मनोयोग हो जाएगा। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस तरीके का, किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। और ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? मना प्लस योग किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनोयोग में कौन सी संधि है? तो आप बताओगे विसर्ग संधि है, और इसका सही संधि विच्छेद क्या है? आपका वी ऑप्शन राइट है, मना प्लस योग। मना विसर्ग प्लस योग है, यानी आपका वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो प्यारे साथी, दो शब्द हो या धातु हो, कोई एक शब्द हो या धातु हो, उसके पीछे कुछ जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे लेखक है, अगर आपने लेखक शुरू किया है तो लेख से अक इसमें जोड़ दें तो लेखक बन जाएगा। लेख
के बाद अगर आप अक जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। जो अक है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय का कार्य ही होता है कि शब्द के अंत में जुड़ जाए और उसका सार्थक अर्थ बदल जाए। जैसे पहले लेख था, लेख में अक जोड़ दिया तो लेखक हो गया, यानी लेखक लिखने वाला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी का उदाहरण है। जैसे आपसे पूछा गया है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक में देखो अभी मैंने बताया कि अक लगा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोपहर में कौन सा समास है। दोपहर की बात करें, दोपहर, दोपहर मतलब इसमें संख्या का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, संख्या का। जहां संख्या बताई जा रही हो वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर द्विगु समास होगा। कौन सा, द्विगु समास होगा। जहां पर भी संख्या का बोध हो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। दोपहर यानी दो पहर, दो पहरों की बात की है। जैसे त्रिकोण, अगर आपसे पूछा जाए त्रिकोण में कौन सा समास है, तो आप बताओगे तीन कोण। तो त्रिकोण मतलब संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ पर द्विगु समास होगा। यहाँ संख्या का बोध होता है वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ये भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुण दोष में कौन सा समास है। गुण और दोष, देखो गुण अपने आप में प्रधान है और दोष भी अपने आप में प्रधान है। जब भी दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास किस ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुण दोष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसमें है, सी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द का अर्थ होता है। संकर मतलब जो तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, विदेशी शब्द होता है, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। तो प्यारे साथी आपको पता है संकर वो होता है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है शब्द, तो उसे कहते हैं संकर शब्द। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जो हनुमान है उसका पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत है, अंजनी पुत्र है, मारुति है, विनायक है। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पवन सुत हनुमान का पर्यायवाची है, अंजनी पुत्र भी है, मारुति भी है, लेकिन विनायक आपको पता है गणेश का पर्यायवाची, यानी आपका सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है। आकाश, देखो आकाश को व्योम कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अमक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ होता है। यहाँ पर आपको बताना है पत्थर की लकीर का मतलब होता है, जैसे हमने कहा ये लकीर हमने खींच दी, ये पत्थर की लकीर है, ये कभी मिटने वाली नहीं है, यानी अमिट है, यानी कठिन होना। यहाँ पर क्या कहेंगे, पत्थर की लकीर का मतलब होता है कि कभी भी मिटने ना वाली, यानी अमिट होना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहते नहीं है ये मेरे पत्थर की लकीर है, इसका सही अर्थ है कि अमिट, यानी दोबारा ये कभी मिटेगी नहीं, उसी को कहते हैं अमिट होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या वीर रस है। तो प्यारे से साथी अगर सर्वश्रेष्ठ रस की बात करें तो वहां पर कौन सा रस होगा, तो श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसे तैयार करते चलिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। जिस ऑप्शन में है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि जो छंद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या उपनिषद में। तो छंद का सही सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो वो क्या है, ऋग्वेद में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी है, जयदेव ने, चंद्रवरदाई ने, जगनिक ने, या विद्यापति ने। तो प्यारे साथी आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई ने लिखी है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको बताना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर यहाँ तक आप आए होंगे तो इसका आंसर ज़रूर जानते होंगे। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो मैं देखूंगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो समझिए आपकी हिंदी बहुत बेहतरीन है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। अगली वीडियो फिर से लाऊँगा कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।